नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज फिर मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है ज्योमेट्री। एसएससी की तैयारी जितने भी बच्चे कर रहे हो, जिनका टारगेट है 2026, उनके लिए ज्योमेट्री टॉपिक को पढ़ना और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं, 2025 में टोटल 46 शिफ्ट हुई थी, जिसमें 135 से 140 के आसपास टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे जो ज्योमेट्री से आए थे। अब वो आपको 135-40 क्वेश्चन सारे नहीं करने, उनमें से 30 क्वेश्चन करने हैं जो हर पैटर्न को रिपीट कर देंगे या हर तरह के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी थोड़ा सा ध्यान दें। मैं आपको बता दूं, इससे पहले ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स, जो भी आपके एसएससी सीजीएल में टॉपिक आए थे, उन सब टॉपिक को मैं आपको कवर कराने वाला हूं। और आज बारी ज्योमेट्री की है। मेंसुरेशन हो चुका है, अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप इसको जरूर सेव कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लग रही है, ये कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियो देखी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इसमें आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी, सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ध्यान से बात समझना। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको एक एक छोटी छोटी चीज एक्सप्लेन की जाएगी, उससे रिलेटेड कोई चीज पेपर में पूछी जाएगी, वो भी आपको बताई जाएगी। आइए शुरू से करते हैं। पहला क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल इज डी। द length of their direct and transverse common tangent are L and M respectively. L square plus M square is 200 and the sum of the squares of their radius is 100. What is the value of D? यानी कि आपको दिया हुआ है दो सर्कल है जिनके सेंटर के बीच की दूरी D है। उसमें दो टेंजेंट है, एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, एक तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उन दोनों के लंबाई का वर्गों का योग 200 है। आपकी जो रेडियस है, रेडियस के वर्गों का योग 100 है। आपसे पूछ रहा है बताओ डिस्टेंस क्या है। तो आप सबसे पहले इस बात को समझो कि अगर मैं दो सर्कल बना दूं, क्या बना दूं, दो सर्कल बना दूं। ये दो सर्कल होंगे। हमने दो सर्कल बनाए, एक छोटा बनाया और एक बड़ा बनाया। ठीक है भाई। मैंने बोला इनका सेंटर इसका ये वाला होगा, सेंटर होगा मान लो, और इसका सेंटर मान लो ये होगा। अब यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस है डी। ये आपको दी है डी, डी डिस्टेंस। अगर मैं इस वाली लाइन को खींच दूं तो आप देखोगे ये वाली लाइन आपकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। और यहां पर अगर एक लाइन और खींच दूं तिरछे वाली, ये वाली, थोड़ा सा चीजों को समझना, ये आपकी क्या हो जाएगी, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये तिरछी हो जाएगी। ठीक है। अब ध्यान से बात समझना। अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये आप बोलोगे इसकी कैपिटल आर है, यानी कि इसकी रेडियस है। बड़े वाला सर्कल है तो मैं इसको कैपिटल आर बोल सकता हूं। ये कैपिटल आर है और ये आपकी क्या है, स्मॉल आर। मैं यहां पे नाम नहीं दे रहा हूं। क्यों नहीं दे रहा हूं? क्योंकि नाम देने की जरूरत नहीं है। ये आप बोलोगे सर ये आपकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसको मैं बोलूंगा एल। ये आपकी व्हाइट वाली तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, इसको बोलूंगा मैं एम। और ये आपकी सेंटर की डिस्टेंस है, इसको बोलूंगा डी। अब आपके पास फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इन बीच में रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर मैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना चाहूं तो फॉर्मूला होता है कि जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, यानी कि एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर होता है डी स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, प्लस नहीं माइनस स्मॉल आर। ठीक है। इसका क्या होता है, होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये होगी एम स्क्वायर। एम स्क्वायर हो जाएगा आपका डी स्क्वायर। यहाँ पे मैं कैपिटल डी लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं स्मॉल डी लिख रखा है क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल डी दिया हुआ है।
चाहोगे तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, पर जरूरत नहीं है। माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब ये आपकी दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आप देखोगे बड़े ध्यान से, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, सोचो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे हैं, आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी भी आती हो, आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी भी आती हो, और अब आपके इसके रिलेशन को भी सोल्व करना आता हो। अगर हम इन दोनों को सोल्व कर दें, यानी कि इन दोनों को जोड़ दें इक्वेशन को, तो आप देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2d स्क्वायर, माइनस कॉमन आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 2 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आई होगी, सर आपने डायरेक्ट कैसे लिखा। मैं आपको बता दूं, आपको अलजेब्रा आना चाहिए, अलजेब्रा का बेसिक है ये। और अलजेब्रा का बेसिक क्या है कि अगर आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, और उसमें आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ रहे हो, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आता है, देखो यहां से जब हम फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपके पास में देखो इसकी वैल्यू दी है हमें कितनी, 200, 200 दी है, यस, प्लस 2d स्क्वायर माइनस 2 गुणा 100, रेडियस के वर्गों का योग दिया है 100। अब ये 200 इधर जाएगा तो आप बोलोगे 2d स्क्वायर बराबर 400, दिस इंप्लाइज दैट, क्या d स्क्वायर बराबर 200 होगा, और d का मान निकालोगे तो आप बोलोगे 10√2। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, 10√2, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आप चाहो तो इस फॉर्मूले को फ्यूचर के लिए, इस फॉर्मूले को फ्यूचर के लिए याद रख सकते हो। क्या याद रखना है कि आपके पास में अगर आपको योग दिया हो, किसका योग, वर्गों का योग दिया है, ट्रांसवर्स और कॉमन टेंजेंट के वर्गों का योग दिया हो, आपको रेडियस के वर्गों का योग दिया हो, और आपसे डिस्टेंस पूछी हो, या इनमें से कोई एक चीज पूछी हो, तो आप बोल सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बराबर 2d स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। आप मेरे भाई इसको याद भी कर सकते हो, और याद ही कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में आएंगे और समय आपको बचाना है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब यहां पर देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। बोला टू लाइन इंटरसेक्ट फॉर्मिंग 4 एंगल्स। जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो 4 एंगल बनते हैं। वन एंगल मेजर इज 5x माइनस 10 डिग्री एंड इट एडजेसेंट एंगल मेजर इज 3x प्लस 30 डिग्री। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो एडजेसेंट एंगल होता है ये क्या होता है। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं आसन कोण, क्या बोलते हैं, आसन कोण। तो पहले इस आसन कोण को समझ लो, देखो ध्यान से। आसन कोण की अगर मैं बात करूं, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर दो, हम यहां पर दो ट्रायंगल बना रहे हो, दो एंगल बना रहे हो, ट्रायंगल नहीं दो एंगल, और इन दोनों एंगल में एक लाइन कॉमन हो, एक लाइन कॉमन हो, तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये अल्फा है और ये बीटा है, तो आप बोल सकते हो अल्फा और बीटा कैसे कोण होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। आपने बोला यस सर। क्या एडजेसेंट एंगल का योग 180 होगा, तो आप इस कंसेप्ट को समझ लो। बहुत सारे बच्चे इसको रट लेंगे 180 होगा, नहीं, जरूरी नहीं होता है। इसका योग कितना होता है, लेकिन जो हमारी फिगर यहां पर बन रही है, जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है,
मान लो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। अब आप जब भी दो एडजेसेंट एंगल को निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक इस एंगल की बात करी और एक इस एंगल की बात करी, और ये एडजेसेंट एंगल तब बनेंगे जब ये लाइन कॉमन होगी। तो आप देखो एक लाइन पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर इस केस में जो एडजेसेंट एंगल होंगे इनका सम कितना हो जाएगा 180। बट ध्यान रखना जरूरी नहीं होता कि एडजेसेंट एंगल का योग 180 डिग्री हो। एडजेसेंट एंगल का योग 180 डिग्री तभी होगा जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी। आप देखो ये वाला एंगल कितना दिया है 5x, 5x माइनस 10, एक 5x माइनस 10 दिया है, दूसरा दिया है 3x प्लस 30। अब आप बताओ इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा भाई, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने कोण है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8x, 8x माइनस का 10 प्लस का 30 तो प्लस का 20 बराबर 180। क्या मैं कह सकता हूं कि 8x बराबर 160 और x बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री 20 डिग्री। तो आपसे यही पूछा था कि यहां पर जो 5x माइनस 10 है इस डिग्री के कोण के ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला वर्टिकली अपोजिट होगा, ये वाला एंगल कितना है तो आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो सर सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये भी आपका 5x माइनस 10 ही होगा। और आपसे 5x माइनस 10 का मान पूछा है तो बड़े ध्यान से समझना, 5 इंटू 20 माइनस 10 दैट इज 90 डिग्री। कितना आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? डन है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें मीडियन है एडी। मीडियन क्या होती है? मीडियन सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है। एडी, एई और सीएफ है, इंटरसेक्ट करती है सेंट्रोइड जी पर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया जी ए बी एंड ट्रायंगल एबीसी। अब देखो ये तो सीधा सीधा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे आपको बस क्या है ना, कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया मेरे भाई। अब ये ट्रायंगल को नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी और सी। अब मैंने तीन मीडियन खींची और वो मीडियन क्या क्या थी? पहली मीडियन थी ए बी, ए डी। क्या थी? ए डी। दूसरी मीडियन क्या थी? दूसरी मीडियन थी यहां पर आपको बोलोगे बीई, और तीसरी मीडियन थी सी है। तीनों जहां दो मीडियन इंटरसेक्ट कर रही होगी, जहां दो मीडियन इंटरसेक्ट कर रही होगी वहीं तीसरी मीडियन इंटरसेक्ट कर रही होगी। अब इनको मैंने नाम दे दिया, ये डी, ये ई और ये एफ। अच्छा एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर अगर मैं आपसे कहूं, कंसेप्ट याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं ये एक ट्रायंगल है और ये आपकी इसकी क्या है, मीडियन है, मीडियन है, तो दो चीज आप हमेशा ध्यान रखना, मीडियन इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल भागों में बांटेगी, यानी कि जो एरिया इसका होगा वही सेम एरिया इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों का बेस सेम है, हाइट सेम है, तो यहाँ पर एरिया भी सेम होगा। आपको याद रखना है मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटती है, और साथ के साथ ये भी याद रखना है कि जो सेंट्रोइड है वो किसी भी ट्रायंगल को, सेंट्रोइड मीडियन से कितनी मीडियन से बनकर बनता है? तीनों से। सेंट्रोइड ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में बांटता है, और वो पार्ट होंगे, मान लो ये एक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक और ये भी एक। आपसे किस किस ट्रायंगल का एरिया पूछा है? पूछा है आपसे ट्रायंगल जी ए बी का एरिया, और रेशो ट्रायंगल
ए बी सी का एरिया। अब आप बताओ जी ए बी का एरिया, यानी कि आपसे पूछा है इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। अब आप बताओ इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। आप ध्यान से बात समझो। सर एक और एक 2 रेशो होगा, और टोटल का कितना होगा 6 होगा। तो मैं यहां से इसको सोल्व करूंगा तो ये 1:3 आ जाएगा। डन है बातें, 1:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा एक बात और याद रखना, जो ये मीडियन को, जो आपका सेंट्रोइड है, जो मीडियन को जो सेंट्रोइड है वो एक रेशो में डिवाइड करता है। जो वर्टेक्स से डिस्टेंस होती है वो 2 रेशो होती है, और जो बेस से डिस्टेंस होती है वो 1 रेशो होती है। तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। ठीक है, आगे आएगा तो उस टाइम मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा या आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। नेक्स्ट समझना, ध्यान से बात समझना, कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। ये बात समझो, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, निहायत ही आसान है। 2016, 17, 18 में इतने आसान क्वेश्चन बहुत कम ही आते थे। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आते थे, तो वो क्वेश्चन तो जरूर ही जरूर कर लेना। अब देखो यहां पर एक ट्रेंगल है एबीसी, एक ट्रेंगल है एबीसी, मैंने आपका दिखा ट्रेंगल बना दिया, और इस ट्रेंगल को नाम दे दिया मैंने ए बी सी। क्या नाम दिया, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉम्बे, और सी फॉर चेन्नई। ठीक है, अब देखो ये ए बी सी एक ट्रेंगल है, और इसमें बोल रहा है डीई जो है पैरेलल है बीसी की। ये बीसी है हमारी, इसके पैरेलल कोई लाइन है डीई। क्या है, डीई। और यहां पे ये भी बता रहा है कि डी और ई जो है ए बी और ए सी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी और ए सी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो मैंने एक लाइन खींची, मैंने एक लाइन खींची, ये मैंने एक लाइन खींच ली। डन हुई बात। और एक मिनट रुको, ये मैंने लाइन खींच ली, ये डी हुआ और ये ई हुआ। अब बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी तो मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर इस लाइन के किसी भी एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींच दी जाए, तो यहाँ जो दो ट्रेंगल बन रहे होंगे वो सिमिलर ट्रेंगल बनेंगे। यानी कि मैं यहाँ ये कह सकता हूं कि अगर आप ट्रेंगल ए डी ई की बात करो और ट्रेंगल ए बी सी की बात करो, ए बी सी की बात करो, तो ये जो ट्रेंगल है ये सिमिलर ट्रेंगल होंगे। कैसे होंगे, आप देखना ध्यान से, दो पैरेलल लाइन अगर किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये दोनों एंगल आपके बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल आपके बराबर हो गए। इसी प्रकार से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये तो उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हुए तो ट्रेंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और ट्रेंगल सिमिलर हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी सेम होता है। यहां पे आपको दिया है कि एडी 2 है, डीबी आपकी 4 है, इसी प्रकार से एई 3 है। तो जो आपकी ईसी है ये आपसे पूछी है। देखो अब ये कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशो होता है, तो बेसिक क्लासों में आपको समझाया जाएगा। अब इस बात को समझ लेना कि मैं यहां से क्या कहना चाह रहा हूं, इसका आंसर अगर मुझे बताना है, बस आप इतनी सी बात देखो, ये इसका कितना गुना है। आपने बोला 2 गुना है, तो इसका मतलब ये साइड भी इसका 2 गुना होगी। कितने गुना होगी, 2 गुना होगी, यानी कि 2 गुना होगी तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 6। अब इस बात को भी समझ लो, अगर मान लो आपको, ठीक है, मान लो आपको यहां पे अगर आप कंसेप्चुअल जाते तो आप बोलते सर जो रेशो इसका इसके साथ में होगा, जो रेशो आपका बेसिक से कर रहे होते तो आप यहां से ये बोलते सर जो रेशो आपका एडी का एबी के साथ में होगा वही रेशो हमारा एई का एसी के साथ में होगा। लेकिन साथ साथ में आपको यह भी याद रखना था कि जो रेशो हमारा, यहां पे ऐसा भी बोल दोगे आप कि डीई का
छोटे वाले ट्रायंगल में डी ई का बी सी के साथ में। साथ के साथ ये भी याद रखना था कि जो रेशो एडी का डी बी के साथ में होगा, वही रेशो आपका ए का ई सी के साथ में होगा। किसके साथ में? ई सी के साथ में। ये तो बेसिक चीजें थी जो आपको याद रखनी है, बट पेपर में इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी। आपको पैरेलल दिखा, आपने बोला हाँ सर पैरेलल दिखा, तो आपको ये पता चल गया ट्रायंगल सिमिलर है, और ट्रायंगल सिमिलर है तो आपने देखा इसका कितना गुना है, आप बोलोगे सर ये है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। आप ऐसा भी बोल सकते थे, देखो ये बहुत डीपली बातें हैं, कोई कोई ही आपको बता रहा होगा। आप ऐसा भी बोल सकते थे इसका कितना गुना है ये, सर ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है, तो मेरे भाई इसका भी 1.5 गुना होगा। कितना गुना होगा? 1.5 गुना होगा। रेशो बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते थे। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और आएंगे, ध्यान से बात समझना। अब देखो यहां पे बोल रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है, ए लाइन सेगमेंट डीई इज पैरेलल टू बीसी। सेम पिछले वाली फिगर आपकी आ गई, विद डी ऑन बीई एंड ई ऑन एसी इफ द रेशो ऑफ द एरिया। अब की बार साइड नहीं दी, रेशो दे दी। क्या दे दिए? रेशो दे दिए। कैसे दे दिए? देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, यस, हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली, ये हमारा ए बी सी, ये डी, और ये हमारा ई है। हाँ आया ना, हमारा ई है। अब आपको बोल रहा है ध्यान से बात समझना, आपको बोल रहा है कि जो ये एरिया है ये 4 है, किसका एरिया? ए डी ई का एरिया, और ये एरिया है 21। अब मेरे भाई आपको चीजों को याद रखना है, समझना है। क्या चीज आपको मैंने बताई थी अभी अभी? अभी अभी मैंने बताया था कि जो ट्रायंगल है ए डी ई, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। क्लियर बात? अब आपको यहां से एक बात का पता है, इनके एरिया का रेशो पता है। किसका? एरिया का रेशो। क्लियर है बात? किसका रेशो? एरिया का। पहले छोटे वाले का एरिया 4 है, और बड़े वाले का 21 और 4 25 है। इनके एरिया का रेशो पता है 21 और 25। तो क्या मैं यहां से इनकी साइड्स का रेशो बता सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर साइड का रेशो बता सकते हैं। और साइड का रेशो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट 2 और 5। क्लियर है बात? 2 और 5। अब आपसे जो पूछ रहा है, ध्यान से बात समझना, मैं आपसे बोलूं कि ये वाली साइड अगर 2 है, यहां से यहां तक का 2, तो आप ये बोलोगे ये वाली साइड 5 हो। क्या यही बात समझ में आ रही है? 2 और 5। क्लियर? अगर हमारी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड एडी, क्योंकि एडी से रिलेशन पूछ रहा है, एडी 2 है तो ए बी 5 है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। अब आप ही बता दो, क्या यहां पे अगर मैं 5 में से 2 को घटा दूं तो ये 3 आ जाएगी। और आपसे पूछा है कि एडी रेशो डीबी क्या है, तो आप बोलोगे 2:3 है। बहुत आसान सी कहानी है। 2:3। ज्यादातर बच्चे जल्दबाजी में इसको 2:5 बताएंगे, और 2:5 बताते के साथ ही गलत हो जाएगा। आपको समझना है डिटेल से, ठीक है? क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। मान लो मैं इसको बोल दूं यहां पर अभी के लिए, सर कैपिटल आर 4 और स्मॉल 12 और स्मॉल आर 4। यदि एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, अब की बार किसकी लंबाई दे दी? सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी बताओ। तो मैं ये बोल रहा हूं, अगर हम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई की बात करते हैं, मान लो एल की बात करते हैं, तो जो ये एल होगा ये होगा अंडर रूट डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, माइनस
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का, सॉरी सीधी है ना ये, सीधी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। और कहां बताया था, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था पूरा का पूरा। देखो यहाँ एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी थी। अब यहाँ फिगर बनाओगे तो समय वेस्ट हो रहा होगा। अब यहां से एक बात को समझो कि भाई डी स्क्वायर, जो डी है वही पूछा है ना आपसे। अच्छा, मैंने एक काम करा, मैंने ये क्या किया, मैं इसको हटा देता हूँ, जो स्क्वायर रूट है इसको हटा देता हूँ, और मैं बोलता हूं ये एल स्क्वायर, इस तरीके से लिखता हूं, क्योंकि हमसे लंबाई तो दी हुई है, डिस्टेंस पूछी है। तो देखो यहां पर आप बोलोगे 15 का स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, क्या 12 में से 4 घटाओगे 8 का स्क्वायर आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर। तो डी स्क्वायर जो आया वो आया 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो समझ रहे होंगे 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होते हैं, तो डी का मान यहां से वो डायरेक्ट 17 बता सकते हैं। कितना बता सकते हैं, 17। लेकिन कुछ मेरे तरह होंगे हल्के बच्चे, भाई सबको बताना है ना, तो वो क्या बोलेंगे, सर डी स्क्वायर जो है 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये 289 होगा, और डी का मान अंडर रूट 289 होगा, और जो 289 है वो 17 का स्क्वायर होता है। तो यहां से डी का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। डी का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर बात, आप बोलोगे हाँ, ठीक है, डन। हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है उसकी लंबाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से छोटी होती है। डायरेक्ट चीजें ये पूछ ली जाती है। नेक्स्ट देखो, बोले दो वर्तों को जोड़ने वाली एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा। अब यहां पे जो ये उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा दी ना, आप हिंदी वाले बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे और इंग्लिश वाले बच्चे इससे कंफ्यूज हो गए होंगे, कॉमन इंटरनल टेंजेंट। अरे कभी आपने कॉमन इंटरनल टेंजेंट देखी है, टेंजेंट तो बाहर से ही टच करती है, ये एक्चुअल में कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट है। कैसी, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ठीक है। ये आपकी उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा है। तो अब आप बताओ उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है। वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। बड़े वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, छोटे वर्त की त्रिज्या आप बताओ। डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं, पूरा का पूरा सर्कल भी बना के फॉर्मूला लिखा के कर सकता हूं, तो मैं सर्कल बना के फॉर्मूला लिखा के आपको कर देता हूं। या छोड़ो, फॉर्मूला आपको पहले पता है, मैंने बना रखा है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट करो। कैसे, सर जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होगी उसका स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर होगा, बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 15 का स्क्वायर और माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर 8 है, स्मॉल आर मान लो ये है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यस या नो। अब देखो बड़े ध्यान से, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 9 नम 81, या और ये इधर जाएगा, तो आप बोलोगे 8 प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और 9 81, तो क्या ये 144 हो गए। अब देखो इसका मतलब 8 प्लस आर बराबर 12 हो जाएगा, और आर का मान कितना हो जाएगा, 4। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छे से चीजें पढ़ रहे थे, तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा, सर 9, 12 और 15,
ट्रिपलेट होते हैं और इसका मान क्या है 12। खत्म, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता। कुछ बच्चे पेपर में वहां पर अपना पूरा का पूरा ट्रायंगल बनाना स्टार्ट कर देंगे। नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? क्योंकि अब तो आपके पास समय भी नहीं है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई वहां पर चीजों को आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी जरूरी है। एक एक कंसेप्ट। एक त्रिभुज है एबीसी, उसकी मीडियन है एडी और डी। अब की बार कितनी मीडियन है? 2 मीडियन है। इंटरसेक्ट करती है किस पर? जी पर। द लेंथ ऑफ मीडियन इज एडी इज 12। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एजी? कितना आसान सा क्वेश्चन। मैंने आपको बात बताई भी थी, मैं डायरेक्ट बना के दिखा देता हूं। मान लो ये आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक है भाई, ये कोई ट्रायंगल है, 2 मीडियन है, ए बी सी ट्रायंगल है। एक मीडियन तो है एडी, एक मीडियन तो है एडी, दूसरी मीडियन है बीई। ये इंटरसेक्ट करती है जी पॉइंट पर। किस पर? जी पॉइंट पर। आपको मैंने ये बात बताई थी, जो मीडियन है, जो मीडियन है उसको सेंट्रोइड 2 भागों में बांटता है, और वो जो रेशो होते हैं वो होते हैं 2:1 में बांटता है। किसमें बांटता है? 2:1 में। मुझे बताओ क्या टोटल लेंथ 3 होगी? टोटल लेंथ 3 होगी। एडी मीडियन की टोटल लेंथ 3 होगी। 3 का कितना गुना है? 4 गुना है 12। मीडियन की लेंथ 3 का 4 गुना है 12। आपसे पूछ रहा है एजी का मान बता दो, तो इसका 4 गुना होगा 8। तो जो एजी है वो 8 होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सिंपल से और बड़े प्यारे प्यारे से कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो ध्यान से। बोल रहा है ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक सर्कल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जिसका डायमीटर, सर्कल का डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब समझना मेरी बात बड़े ध्यान से। अगर मैं यहां पे एक सर्कल बना लूं मेरे भाई, सर्कल बना लूं, क्लियर? क्या बना लूं? सर्कल बना लूं। और सर्कल में अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा डायमीटर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब बन रहा होगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इसी तरीके से बनेगा। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत हो? क्यों? क्योंकि डायमीटर पे आप कहीं भी बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप मान लो ऐसे बना देते तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होता। आप इसको ऐसे बना देते तो ये भी क्या होता? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता। और ये आपका क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। ठीक है भाई, डायमीटर मतलब व्यास। अब राइट एंगल ट्रायंगल कहां बन रहा है? आप बोलोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहां पर। इसका डायमीटर 10 है, इसका डायमीटर 10 है। क्लियर? ये 10 है। यानी कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कितना है? 10 है। और आप देखोगे यहां पर बी से कर्ण सी पर, कर्ण ए सी है, यानी कि ये आपका ए है, ये आपका सी है और ये आपका बी है। ये भी दे दिया। क्लियर? अब क्या कर रहा है? इसके शीर्ष बी से कर्ण ए सी पर एक लंब डाला गया है। तो जब शीर्ष बी से कर्ण पर लंब डालोगे, मान लो आपने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये आपका क्या है? डी। अब आपको दिया है इसकी जो भुजा है ए बी, वो है 6। जो ए बी भुजा है मेरे भाई वो आपको दे दी 6। आपसे पूछ लिया एडी की लंबाई क्या है? एडी मान लो x है। तो आप मुझे बताओ क्या एसी का मान 10 है? हाँ या ना? एसी का मान 10 है। आपको यहां पे एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए? कि सर ए बी का जो स्क्वायर है, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ये, ए बी का जो स्क्वायर है वो एडी, एडी इंटू एसी। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस क्वेश्चन था ये। अगर मान लो हम बीसी का, मैं आपसे पूछूं कि बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू सी ए।
क्लियर है बात। यहां से ये भी पूछ सकता था आपसे कि एडी का मान बता दो, मान लो एडी का मान बोल देता, एडी का नहीं, या छोड़ो, रिलेशन ही तो है, मान तो एडी का ही पूछा है, क्या रिलेशन पूछ सकता था, बोला सकता था विच वन इज ट्रू। तो आप एडी जो है ना, वो आप बता सकते थे ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी। ये डायरेक्ट भी आप बता सकते थे, क्योंकि बहुत बार आपसे देखा गया है पहले ये रिलेशन ही पूछे गए थे। अब आप या तो इस फॉर्मूले को याद रखो या आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ये रिलेशन है, ये फॉर्मूला बन गया। अब एडी का मान हमें बताना है, तो बताओ एडी का मान कैसे बताओगे। ए बी का स्क्वायर 6 छंग 36 अपॉन ए सी यानी कि 10, 36/10 यानी कि 3.6, कितना है 3.6। बहुत बार आपसे वो इसका मान पूछ लेता है कि ए बी का मान बताओ। तो मेरे भाई जो ए बी है, ए बी है, ए बी का जो मान आएगा, ए बी नहीं सॉरी, इस परपेंडिकुलर का मान पूछ लेता है एडी। इस एडी का जो मान आएगा वो आएगा ए बी गुणा बी सी अपॉन ए सी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, एक भी चीज को आपको हल्के में लेके नहीं छोड़ना है, मेहनत करनी है, मेहनत ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, ये अगर मैं आपको क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। बोला एक कोड ऑफ ए सर्किल हैज ए लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, द एंगल सबटेंड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज 30, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द कोड। देखो ध्यान से, अब इस बात को समझो, सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो ये हमारा कोई सर्कल है और इसमें मैंने एक कोड खींच दी भाई, क्या खींच दी, कोड, एक कोड खींच दी, और कोड ये खींच दी मान लो मैंने। आप समझ ना मेरी बात। अब बहुत सारे बच्चे डाउट होंगे कि ये 30 डिग्री किधर होगा। आप समझो मेरे भाई, आप इस बात को समझो, अगर वो आपका डायमीटर होता तो दोनों ओर 90-90 डिग्री बनता, लेकिन अगर वो डायमीटर से छोटा है तो एक और 90 बनेगा, एक और 90 से बढ़ाएगा। बड़े वाले सर्कमफ्रेंस पे छोटा एंगल बनेगा और छोटे वाले सर्कमफ्रेंस पे बड़ा एंगल बनेगा। यानी कि जो वो 30 डिग्री को बनाने की बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि मान लो ये हमारा जो एंगल है ये 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल ये 30 डिग्री है। कितने डिग्री, इसको बोल रहा है वो 30 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है किस वर्त की जो जीवा है ये सेंटर से कितनी दूर है। मान लो ये हमारा सेंटर है और सेंटर से ये कितनी दूर है, ये इसकी हाइट आपसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। पहली बात, आप इस बात को समझो, अगर मैं यहां पर इस सेंटर से इन पॉइंट्स को मिला दूं, तो आप देखोगे ये जो कोड है, सेम कोड, सेम कोड, आप देखोगे यहां पर सेम कोड सरकमफ्रेंस पर 30 डिग्री बना रही है, तो सेंटर पर उसका डबल बनाती है। 30 का डबल कितना, 60 डिग्री बनाएगी मेरे भाई। यहां पर जो एंगल बन रहा होगा वो बन रहा होगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो आप देखोगे ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी 60-60 हुए, और ये 60-60 हुए तो ये भी रेडियस हो गई। ये जो ट्रायंगल बन गया ये आपका समबाहु त्रिभुज बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये जो हो गया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट हो गई। और इसका मतलब जो उसकी रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, और ये क्या होगी, हाइट होगी। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की आपसे हाइट पूछी जाए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट जो होती है वो होती है √3/2a, 2r, ए मतलब r। अच्छा यहाँ पे ये ए जो होगा वो 12 होगा, आंसर आ जाएगा 6√3। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, 6√3। ठीक है भाई, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट देखो,
बोला है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 टच ईच अदर एक्सटर्नली। दो सर्कल अब की बार एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। कैसे टच करते हैं इस बात को भी समझ लो। ये दो सर्कल है, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ये दूसरा सर्कल मैंने मानो बना दिया, ये क्या हुआ, इन्होंने एक्सटर्नली टच किया। आपको मैं बता दूं यहां पर ये भी पूछा गया था एसएससी सीजीएल एग्जाम में कि इनको कितनी स्पर्श रेखाएं होगी, इनकी कितनी स्पर्श रेखाएं होगी अगर ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। तो मैं पहले आपको बता दूं अगर ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इनकी तीन स्पर्श रेखाएं होंगी। कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, तीन स्पर्श रेखाएं होंगी, तीन कॉमन टेंजेंट होगी। अगर ये एक्सटर्नली टच नहीं कर रहे तो कितनी होती है, चार होती है, पहले क्वेश्चन में मैंने दिखाई थी। अगर ये इंटरनली टच कर रहे हैं, कैसे, अगर ये मान लो इंटरनली टच कर रहे हैं तो भाई फिर एक ही कॉमन टेंजेंट होती है। कितनी, एक कॉमन टेंजेंट होती है ये वाली, जब इंटरनली टच करे। ठीक है, एक्सटर्नली टच करे तो कितनी होगी, तीन होगी। अब यहां पे आपको एक्सटर्नली टच कर रहा है, यदि इनकी सीधी सामान्य स्पर्श रेखा की लंबाई टी है तो यहां पे जो लंबाई है वो टी है। थोड़ा सा हिंदी में और इंग्लिश में मिसमैच हो रखा है टाइपिंग। ठीक है, इंग्लिश में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, टी है। R1 और R2 के बीच में निम्नलिखित में क्या संबंध है। R1 R2 क्या है, R1 इनकी रेडियस है, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2 है। यस या नो, अच्छा स्मॉल r है तो मैं इसको स्मॉल r लिख देता हूं, R1 और R2। और आप देखोगे ये इनकी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये अगर एक्स वाई है तो इस एक्स वाई का मान टी है। ठीक है भाई, टी है। अब अगर आप कॉमन टेंजेंट वाले फॉर्मूले में ये जो डिस्टेंस है इन दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, ये आपकी R1 प्लस R2 हो जाएगी। इसको रखोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा कि जो T है वो टू अंडर रूट R1 इंटू R2 आ जाएगी, R1 इंटू R2। और आपको इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है। क्या करना है, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, टू अंडर रूट R1 इंटू R2। नेक्स्ट देखो, बोला है टू कोड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट ए पॉइंट P इनसाइड ए सर्कल। अब की बार जो दो कोड्स हैं एक सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है। इफ AP इज इक्वल टू 6, BP इज इक्वल टू 8 एंड CP इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ PD। तो अब आप एक बात याद रखना, ध्यान से बात समझ लेना। ठीक है भाई, ध्यान से बात समझ लेना, समझो। मैं यहां पे पहले आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर करा दूं इंटरसेक्ट वाले। देखो यहां पर एक तो ये होगा कि एक सर्कल पर दो आपकी टेंजेंट होगी, एक ही सर्कल की दो टेंजेंट होगी और इन दोनों की लंबाई हमेशा इक्वल होती है। ठीक है ना, किसी भी सर्कल की टेंजेंट की लंबाई हमेशा इक्वल होती है। सेंटर से अगर मैं इसको टेंजेंट पे मिला दूं तो ये कितने डिग्री का बनता है, ये 90 डिग्री का बनता है। ये कितने डिग्री का बनता है, ये भी 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, पहली चीज डन। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा साइड में। चलो अब देखो बड़े ध्यान से अगर मैं बोलूं आपको कि भाई ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर दो दो कोण दो कोण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और इंटरसेक्ट करती है कहां, ओ पॉइंट पर, और ये इसका सेंटर है सी। ठीक है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, सेंटर सी है। ये आपकी ए है, ये आपकी बी है, ये आपकी सी है और ये आपकी डी है। तो इनमें रिलेशन क्या होगा इस बात को समझ लेना। आप बोलोगे ओ से पहले कवर करो
एक पूरी टेंजेंट, तो ओ से हम कहाँ जाएंगे, ओ से जाएंगे हम कहाँ पर, हम जाएंगे ओ से ओ ए, ओ से अब कहाँ जाएंगे इस वाली टेंजेंट पर, ओ बी, ओ ए इंटू ओ बी बराबर होता है ओ सी इंटू ओ डी। ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है भाई, ये रिजल्ट आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा क्या होगा, चलो इसको भी हम साइड ले जाते हैं, तो भाई आप भी यहाँ जाके बैठ जाओ। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अगर ये कोड इंटरसेक्ट तो करे लेकिन बाहर इंटरसेक्ट करे, का इंटरसेक्ट करे, बाहर इंटरसेक्ट करे, तो आप देखोगे यहां पर कोड इंटरसेक्ट कर रही है और कहां कर रही है, बाहर इंटरसेक्ट कर रही है। और बाहर इंटरसेक्ट कर रही है तो मान लो किस पॉइंट पर कर रही है, ये पी पॉइंट पर कर रही है, ये पॉइंट पी है। ये हमारा क्या है, ए और बी कोड है, जो बाहर पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये सी और डी है। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, अब स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करिए, तो पी से पहले हम जाएंगे बी पर, पी बी, और पी से पी ए। तो क्या करेंगे हम, आप बोल सकते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर पी डी इंटू पी सी। ये हमारा रिजल्ट बनेगा, ये आपको याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। आसान थे, ठीक है, आसान थे, टफ नहीं थे, टफ भी आते हैं इसमें। चलो, एक रिजल्ट और आपको याद रखना है, वो रिजल्ट क्या है, आप देख सकते हो कि मान लो ये हमारा कोई सर्कल है, और इस सर्कल में एक तो कोड बाहर जा रही है, और वो कोड जो बाहर जा रही है वो स्पर्श रेखा से इंटरसेक्ट कर रही है। किससे इंटरसेक्ट कर रही है, स्पर्श रेखा से इंटरसेक्ट कर रही है। मैं इनके नाम दे देता हूं, इसका नाम मान लो ये ए बी है, ये आपका, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये टच कर रही है, स्पर्श रेखा है, याद रखना। ये आपका मान लो ये ए बी हुआ, ये सी और पी, ठीक है। अब की बार याद रखना कि सी पी का जो स्क्वायर है, अब की बार सी पी का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर ए पी इंटू बी पी। यहां से ये तीन तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आया वो ये फर्स्ट टाइप का आया, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है रिलेशन, और ये आपका, ये सेकंड रिलेशन है, और ये आपका कौन सा हुआ, थर्ड रिलेशन हुआ। आपको क्लियरिटी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट नहीं, वही क्वेश्चन करना है हमें अभी। अब देखो यहां पर आप चीजों को समझना, पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हम सारा का सारा फिगर बनाए, सारे के सारे रूल लिखें। आपने देखा ये दो कोड इंटरसेक्ट कर रही है, पहली का नाम ए बी है, दूसरी का नाम सी डी है, और जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ कर रही है, पी पॉइंट का। तो आपको दिया है एपी 6 दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 6, ओके। आपको पीबी दिया है 8, यस। आपको सीपी दिया है 4, तो मान लो ये एक्स है। तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहां से x इंटू 4 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 8, और x का मान आ जाएगा 12, और 12 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसकी लंबाई पूछी है, पीडी की। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो सीडी की लंबाई पूछ लेता है, किसकी पूछ लेता है, सीडी की। तो आप देखोगे 12 और 4 16, सीडी की लंबाई कितनी होगी, 16। ये तो किसकी हो गई सर, ये तो पीडी की हो गई। अगर मान लो आपसे कोई सीडी की लंबाई पूछ ले, सीडी की, तो 12 प्लस 4 बराबर 16।
ये आपकी किसकी लंबाई हो जाएगी, सीडी की लंबाई। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी जो है क्यू आर के समांतर है, पी एस 5 है और एस क्यू 10 है, पी टी 6 है, तो टी आर ज्ञात करो, टी आर 12 होगा। ये आपको सोल्व करना है, मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा ऑलरेडी एक क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं होमवर्क। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 13, और फिर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट देखो। एक वर्त में जीवा जो है ए बी और सी डी बिंदु ई पर इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करते हैं कि ए ई और ई बी 2:3, और यहां से आप बोलोगे सी ई और ई डी 5:2। जो ए बी है वो एक्स है और जो सी डी है वाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। ठीक है, टफ नहीं है, प्यारा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, प्यारा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे बहुत खतरनाक है, और खतरनाक के चक्कर में आपको डरा के रखेंगे। डरना तो कभी मैथ से है ही नहीं। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, अगर आप सुनना पसंद करोगे, मैंने आज तक, मैथ्स क्या है ना, अगर आप मैथ्स में इंटरेस्ट लेते हो तो चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाती है। मैंने आज तक किसी से भी कभी भी पूरा मैथ नहीं पढ़ा, और मैं पूरा मैथ जबरदस्त तरीके से पढ़ाता हूँ। मेरे मैथ्स में पूरे नंबर भी आते हैं, मैंने 4 एग्जाम क्रैक भी किए हैं मैथ के बेस पर मैंने कभी पूरा मैथ नहीं पढ़ा। हाँ, मैथ्स की एक समझ डेवलप हुई, और समझ डेवलप होने के बाद में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ, तो मैथ अपने आप आते चला गया। यहां पर आप देखोगे कि जो ये ए जो इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ई है। ठीक है भाई, पॉइंट ई है, और यहाँ पे ये ए ई, और ये आपका कितना हो जाएगा, सी डी। ये सी और ये मेरे भाई डी। अब बात समझो, अगर ये रेशो में 2 है, ये रेशो की बात कर रहा हूं, तो ये रेशो में 3 है। अगर ये रेशो में 5 है, तो ये रेशो में कितना है, ये रेशो में 2 है। ये रेशो में 2 है। क्लियर। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं, मैं आपसे पूछूं, ये वाली जो लेंथ है 7 रेशो होगी, कितनी रेशो होगी, 7 रेशो। भाई 5 रेशो ये, 2 रेशो ये, 7 रेशो होगी। आपने बोला हाँ सर 7 रेशो होगी, और 7 रेशो का मान दिया है वाई। कितना, वाई। एक रेशो का मान आप बता दो, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा y/7। क्लियर, एक रेशो का मान y/7, तो 2 रेशो का मान 2y/7, 5 रेशो का मान 5y/7। तो यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं जो ये 2 रेशो है, ये 2y/7 है, और जो ये 5 रेशो है, ये 5y/7 है। क्लियर नहीं बात है, आप बोलोगे हाँ। अब आप इस तरीके से दोबारा समझो कि 2 और 3 5, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 5 रेशो का मान x है, क्योंकि ए बी का मान, ये ए बी है, ए बी का मान आपको कितना दिया है, ए बी का मान दिया है x। तो क्या एक रेशो का मान मैं आपसे पूछूं, तो आप बोलोगे x/5। इसी प्रकार से मैं आपसे इसका मान पूछूं, तो आप बोलोगे सर 2x/5। अगर इसका मान पूछूं, तो आप बोलोगे 3x/5, क्योंकि 3 रेशो है, 3x/5। तब आपके पास x और y की फॉर्म में इन इंटरसेक्ट होने के बाद जो सेगमेंट बन रहे थे, उनका डाटा आ चुका है। अब क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर होगी। तो देखो क्या करना है, यहां से अब आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई। कैसे करोगे, देखो 2x/5 इंटू 3x/5 बराबर 5y
अपॉन 7 इंटू 2y अपॉन 7, 2y अपॉन 7। अब देखोगे जैसे ही काटा पीटी करोगे तो आप देखोगे ये 2 से 2 कट जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। 2 से 2 कट जाएगा। जब 2 से 2 कटेगा तो यहां हुआ 3x अपॉन 25, उधर हुआ 5y अपॉन 7, 5y अपॉन 7 नहीं 49, 7 × 7 = 49। क्या मैं कह सकता हूं कि जो ये x अपॉन वाई आएगा, x के बटे आप y में ले जाओगे तो इधर हमारा 5/49 था, तो ये 25 ऊपर गुणा कर देगा और 3 नीचे गुणा कर देगा। तो 25 पंजे 125 और 49 × 3 147। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन पहली बार पूछा गया था, ऐसा क्वेश्चन कभी पहले नहीं पूछा गया इस पैटर्न में, मतलब ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोला ए ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक ट्रायंगल एबीसी सर्कल में है। ए टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल एट द पॉइंट ए इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंशंस ऑफ द बीसी। इधर देखो, मान लो अगर मैं एक सर्कल बना दूं, फिगर आपको समझ में आ जानी चाहिए देखते के साथ ही। मान लो मैं आपको एक सर्कल बना दूं, वो सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से बात समझना। ध्यान से बात समझो। मैंने बोला एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको मैंने नाम दिया क्या, ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी। जो एक टेंजेंट है, जो एक टेंजेंट है, वो टेंजेंट इस बीसी को बढ़ाने पर बीसी से मिल जाती है। बताओ क्या ये ए वाली टेंजेंट बीसी को बढ़ाने पर बीसी से मिल जा रही है? कैसे तो आपसे बोल रहा है, ये जो टेंजेंट है ये इसको बढ़ाने पर मिल गई या नहीं मिली? क्लियर है, मिल गई? आप बोलोगे हाँ सर। कहाँ मिली? कहाँ मिली? आप बोल रहे हो डी बिंदु पर मिल गई, डी बिंदु पर। क्लियर, डी बिंदु पर मिल गई। एडी आपको दिया है 6, एडी दिया है आपको 6 और यहां पे जो सीडी है वो आपको दिया है 4। आपसे पूछ रहा है भुजा बीसी का मान बताओ, बीसी का मान है मान लो x, बीसी यहां से यहां तक x है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक 4 है। अब आप बताओ क्या मैंने आपको ये चीज सिखाई थी? ये वाला फॉर्मूला याद होगा, जो टेंजेंट होगी टेंजेंट का वर्ग इंटू पी बी इंटू पी ए, यही होगा। तो बस इसको रख दो, टेंजेंट का वर्ग मतलब 36 बराबर 4 × 4 + x। अब बताओ क्या ये 4 + x का मान 9 होगा? और अगर 4 + x का मान 9 है, अगर 4 + x का मान 9 है तो मेरे भाई x का मान हो जाएगा 5। कंफ्यूज तो नहीं हुआ? भाई आप बताओ 4 में कितने से गुणा करूं ये 36 हो जाए? 4 में 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4x + 5 9 है और x का मान 5 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला है एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी, उसमें जो AB है वो CD के समांतर है। विकर्ण जो AC है और BD है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो एक ट्रायंगल ABE का क्षेत्रफल और ट्रायंगल CDE के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है, और वो अनुपात क्या है? The ratio of AB plus CD का स्क्वायर, AB to CD का स्क्वायर, the ratio of AB to CD, the ratio of the perimeter of ABE to the perimeter of CDE, and the ratio of the area of ABC, the ratio of the BCD। अच्छा एक बात समझो,
अब मैं मान लो इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहता, ज्योमेट्री में पढ़ रहा हूँ, मैं सोल्व नहीं करना चाहता। आप ही बताओ, अगर हम दो ट्रायंगल के एरिया की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन तो सोल्व होगा और क्वेश्चन सोल्व होगा सिमिलरिटी से, ये बात भी आपको पता है। जब थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ना तो ये चीजें अपने आप समझ में आएगी, क्वेश्चन सिमिलरिटी से ही सोल्व होगा। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके एरिया का रेशो कोरोस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो में होगा। और यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग साइड का स्क्वायर का रेशो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। अब सीधा सीधा हम एक ही ऑप्शन में है, एक में ही है, तो एक में ही हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर में कई स्क्वायर में होगा, अगर यहाँ पेरीमीटर में स्क्वायर होता तो पेरीमीटर के स्क्वायर में बता देते। उनका रेडियस का स्क्वायर होता तो रेडियस के स्क्वायर में बता देते, उनकी हाइट का स्क्वायर होता तो हाइट के स्क्वायर में बता, लेकिन होता स्क्वायर के रेशो में। अब मैं इसको आपको करके दिखा देता हूं। देखो, मान लो ये हमारा कोई ट्रेपीजियम है। मैं पहले एक ट्रेपीजियम बना देता हूं। है क्या ट्रेपीजियम मेरा? ये मान लो हमारा ट्रेपीजियम है मेरे भाई, बड़े ध्यान से बात समझना। इस ट्रेपीजियम के ये डायगोनल है और डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, अगर डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, तो आप इस बात को समझो कि यहां से आपको जो नाम दिए हैं वो दिए हैं ए, बी, सी और डी। सी और डी, यहाँ पे एक डायगोनल ए सी है और एक डायगोनल है बी डी। और ट्रायंगल की किसकी बात कर रहा है? ट्रायंगल की बात कर रहा है इन दो ट्रायंगल की। एक ट्रायंगल ये है हमारा और एक ट्रायंगल ये है हमारा। इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा है। ठीक है भाई, सी डी ई, हाँ ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? डी पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा मेरे भाई एक बात बताना बड़े ध्यान से, क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे? क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैं आपसे कहूं ये हमारा अल्फा है, तो ये हमारा अल्फा होगा। क्यों अल्फा होगा? क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। इसी प्रकार से ये हमारा बीटा है, तो ये भी हमारा बीटा होगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? क्या हो गए? सिमिलर ट्रायंगल हो गए। ठीक है, ये दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा इन साइडों के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब आपसे इनके एरिया का रेशो पूछा है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो एरिया का रेशो कैसे होता है? साइडों के, करस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर के रेशो में होता है, पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशो में होता है, इन रेडियस के स्क्वायर के रेशो में होता है, हाइट के स्क्वायर के रेशो में होता है। हाँ या ना? यस या नो? तो यहां पर आप देखो, रेशो ऑफ ए बी टू सी डी नहीं, क्योंकि स्क्वायर में मिलना चाहिए था। ए बी टू सी डी के स्क्वायर में होता तो चल जाता, नहीं। पेरीमीटर के रेशो में आप बोलोगे नहीं, एरिया के रेशो में आप बोलोगे नहीं, इन दोनों के एरिया के रेशो में नहीं, ऐसा रिलेशन नहीं होता है। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्लियरिटी थी माइंड में, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा थी, तो भाई आप इसको पहले ही इजीली कर सकते थे। एक बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई 10 है। कितनी? 10 है। और उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो बताइए बाह्य बिंदु वर्त से कितनी दूरी पर है? और ये दूरी क्या बताइए आपको? अनुमानित दूरी बताइए। अनुमानित दूरी, जैसे आप देखोगे ये आपका सर्कल है, हाँ या ना? हमने क्या किया, इस सर्कल में थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में हमने दो टेंजेंट खींची। एक टेंजेंट हमने ये खींची और एक टेंजेंट हमने, एक टेंजेंट हमने ये खींची। अब जहां पर ये टेंजेंट स्पर्श करती है, आपको बताऊं जो आपके पेपर में आया ज्योमेट्री का, मात्र 10% हिस्सा ही आया है। 10% हिस्सा, ज्योमेट्री 90% है। 10% ही आया, वो भी आसान वाला।
तो ये मान लो ए है, ए पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये बी पर इंटरसेक्ट करती है, और ये जो है पी है, टच करती है यहाँ पर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों बराबर होंगे? और बराबर होंगे तो ये 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी, क्योंकि इसकी लंबाई 12 दी है। अब इसका सेंटर ये है, सेंटर। तो आप मुझे बताओ, सेंटर से जहां पे टच करते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है, ये बात भी मैंने आपको बताई थी, और ये होगा 6। अब ध्यान से बात समझना, क्या आप कह सकते हो ये हाइपोटेनियस होगा? ये जो आपका O है, ये OP जो है, ये आपका मान लो X है, OP X है, तो X क्या होगा? इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। हाँ या ना? यानी कि X का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने है X। ये जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, सेंटर से दूरी है X। ठीक है, सेंटर से दूरी है X। आप अगर देखोगे तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। कौन सा बन रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल? देखो ध्यान से, ये एंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। ठीक है, ये कितना है? X। ये हमारा कितना है? X। ये आपका बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36। अच्छा 12 नहीं, सॉरी 10 है बेटा, मैं 12 गलती से लिख दी, ये 10 है, ये 10 है। 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, और 10 का स्क्वायर 100। तो ये आया 136। कितना? 136। अब x का जो मान है, x का मान अंडर रूट 136 है, अंडर रूट 136 है। अब आपको इसका नियरेस्ट बताना है। देखो, एक तो ये तरीका है कि आप अंडर रूट 136 का पूरा मान निकाल। एक ये तरीका है, आप इस बात को समझो, इस बात को समझो कि जो ये 136 अंडर रूट, इससे एक छोटा नंबर है 121, अंडर रूट 121, और ये 11 का वर्ग है। हाँ है ना? एक इससे बड़ा नंबर है जो परफेक्ट है, अंडर रूट 144, जो 12 का है। आप ये बात नोट करो भाई, ये क्लोज किसके हैं? बड़े वाले के, छोटे वाले के? तो आप बोलोगे ये क्लोज है बड़े वाले के, क्योंकि बड़े वाले में और इसमें जो डिफरेंस है वो मात्र 8 का है, 8 जोड़ने के बाद, और यहां पर आपको 15 घटाना पड़ रहा है। जब डिफरेंस 8 का है तो आप बोल सकते हो सर ये अप्रोक्सीमेट 12 जाएगा, होगा तो 12 से कम, 11 से बड़ा और 12 से छोटा, लेकिन 12 के क्लोज होगा, तो यहां पे हम अपना आंसर क्या बता सकते हैं? 12 बता सकते हैं। अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हो, एग्जैक्ट वैल्यू लगभग में, तो आप ये करो, आप देखो, इस नंबर को आप लिख दो, अंडर रूट 144 माइनस 8। 144 माइनस 8, 8 क्यों लिखा मैंने माइनस? भाई 136 है ना, 144 तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये माइनस 8। अब ध्यान से इस बात को समझो, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। कितना? 12 माइनस 8, और जो ये नीचे लिखोगे इस 12 का दोगुना लिख दो, 24। तो 1/3 हुआ, तो 12 में से 1/3 मतलब 0.33 में घटाऊंगा, 0.33 में घटाऊंगा, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 11.66। और 11.66 का आप स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे 136 के पास में आपको मिलेगा। किसके पास में? 136 के। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो वो जाकर आप देख लेना। आंसर आ जाएगा आपका कितना? 12। क्लियर? अब देखो यहां पर बहुत बार हम ट्रेंगल बनाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एबीसी एक ट्रेंगल है, किसके समरूप है? एक्स वाई जेड के। तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एक्स,
एंगल बी बराबर वाई, एंगल सी बराबर जेड। तो यहां पे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, भुजा ए बी की जो संगत भुजा होगी वो एक्स वाई होगी, भुजा बीसी की जो संगत भुजा होगी वो वाई जेड होगी, और भुजा एसी की जो संगत भुजा होगी वो एक्स जेड होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस है तो आप समझ सकते हैं। इसका मतलब आप देखो, इस त्रिभुज में ये दो संगत भुजाओं का रेशो कितना है सर, इसका 1.5 गुना है। ए बी का 1.5 गुना है बीसी, समझना ध्यान से, ए बी का 1.5 गुना है बीसी। क्यों बताया मैंने, आप देखोगे ये संगत भुजा ए बी है और ये संगत भुजा बीसी है। आपको यहाँ पे एक्स वाई दी है और वाई जेड पूछी है, तो इसका ये कितना गुना है उतना ही गुना ये होगी। बस इतनी सी बात समझ लो। 8 का 1.5 गुना 12। इस तरीके से आंसर बताने हैं, इसी तरीके से पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से आपको सीखना भी है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक बाह्य बिंदु P पर, एक बाह्य बिंदु है P, टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू ए सर्कल टचिंग द सर्कल पॉइंट ए और बी। हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा बना लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। भाई एक सर्कल है, दो टेंजेंट है जो बाह्य पॉइंट पर स्पर्श करती है। जो बाह्य पॉइंट पर स्पर्श करती है, ठीक है। कहाँ कहाँ, पॉइंट ए पे टच करती है और पॉइंट बी पर टच करती है। इंटरसेक्ट कहाँ करती है, पी पर। टच मान लो यहां पर ए पर करा, यहाँ बी पर करा और इंटरसेक्ट कर दिया पी पर। द कोड ऑफ द कॉन्टेक्ट ए बी, जो ए बी के कॉन्टेक्ट से कोड बनती है, ये वाली कोड, जो ए बी के कॉन्टेक्ट से कोड बनती है, ये वाली कोड, सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर इज थीटा, ये थीटा एंगल बनाती है। कहां, सेंटर पर। ये मान लो इसका सेंटर है, ओ इसका सेंटर है, इस पर थीटा एंगल बनाती है मेरे भाई। थीटा एंगल कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है, थीटा। तो आपसे पूछ रहा है ये जो P है यानी कि ए पी बी, इस पर कितना एंगल बनेगा जहां ये टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है। आप ये बताओ, क्या मैंने बताया था ये 90 डिग्री होगा, आप बोलोगे हाँ सर। क्या मैंने बताया था ये भी 90 डिग्री होगा, आप बोलोगे हाँ सर। क्यों, क्योंकि जहां पे सेंटर से हम टेंजेंट को स्पर्श करते हैं 90 डिग्री ही बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री ही बनता है। और जब 90 डिग्री बना, मान लो ये x है, तो आप यही तो बोलोगे थीटा प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। बाकी दो का योग भी तो 180 होगा, क्योंकि 180 तो ये हो चुका है। और एक अगर क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चतुर्भुज बोलेंगे हम, चार भुजाओं वाला क्वाड्रिलेटरल, उसके अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बाकी बचेगा दोनों का योग भी 180 डिग्री। तो आप बताओ जो x है वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सीधा सीधा प्रॉपर्टी, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, हैज लेग्स ए बी एंड बी सी। लेग्स मतलब भुजाएं, ए बी भुजा है और यहाँ पे भुजा है आपकी बी सी। शीर्ष ए से कर्ण एसी पर, जो कर्ण है जो हाइपोटेनियस है वो एसी है, एसी पर एक लंब डाला गया है बीडी, तो बीडी की लंबाई आपको बतानी है। बीडी की लंबाई याद करो, क्या आपको लगता नहीं मैंने पहले बताया था, याद करो मेरे भाई। यहां बताया था नहीं बताया था, यहां बताया था नहीं बताया था, क्या बताया था, हम दो जो नॉन पैरेलल साइड होगी, जो 90 डिग्री पे कट कर रही होगी, जो दो छोटी भुजाएं होगी, उन दोनों की गुणा करके बड़ी भुजा से भाग दे देंगे। हाइपोटेनियस से भाग दे देंगे, अपने आप क्या आ जाएगा, लंब की लंबाई आ जाएगी, कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई। आप देखो कितना आसानी से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, और इतनी आसानी से ही आपको करना है। तो सोचो दो छोटी भुजाएं, पहली 6 है, दूसरी 8 है, तो तीसरी 10 होगी, क्योंकि ट्रिपलेट बनेगा 6 8 और 10।
6, 8 और 10 का। अब आंसर आ जाएगा आपका 6 × 8/10, और 6 × 8/10 मतलब 4.8। ऑप्शन नंबर ए। ये सारी चीजें आपको सीखनी है, चीजें सिखाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक ऑफलाइन में बहुत बिजी थे, आज तक ऑफलाइन ही पढ़ाया था अभी तक। ऑनलाइन अभी आए हैं और इतना जबरदस्त ऑफलाइन पढ़ाया, आप इस बात को समझो। जैसे आप मान लो कोई भी धुरंधर टीचर है, कोई भी कितना भी बड़े टीचर है, और कितने सिलेक्शन दिखाता है आपको एसएससी सीजीएल के? 200, 300। और बच्चे कितने पढ़ते हैं ये बात नोट करो उनके साथ। जो बच्चा अपने आप को चतुर समझता है वो वहीं जाने की कोशिश करता है। उन सब चतुर में से 200 या 300 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, जहां वैकेंसी 15,000 है, जहां वैकेंसी 15,000 है, यहाँ 100 में से 10 का होता है। तो सोचो, वहां जब 200-300 का सिलेक्शन हो रहा है, तो बच्चे भी वहां पे 20-20 हजार, 30-30 हजार पढ़ रहे हैं। आप रेशो लगाओ ना एक बार, मैं तो मिनिमम डाटा बता रहा हूँ, 20-20, 30-30 हजार का। वो तो 50-50 हजार, लाख-लाख बोलते हैं हमारे पास ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़ लो, तो आप परसेंटेज निकालो। अगर आप 20,000 में से भी 200, सोचो सोचो, 20,000 तो मैंने बहुत छोटा डाटा बताया, 20,000 में से भी 200 सोचो कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है। देखो ध्यान से, 200/20,000, मात्र 1% बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। 99 क्या कर रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये मैं मिनिमम डाटा बता रहा हूँ, और ये हो सकता है कि ये 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हो। हाँ, है, सच्चाई है। अगर 40 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये जो 2-2, 3-3 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर ही पढ़ रहे हैं। उन 2 लाख में से अगर वो एक प्लेटफॉर्म 200 बच्चे आपको दिखा रहा है, तो मैं बोलूंगा 0.01% सिलेक्शन है। 99.99% कहाँ है, उनको क्यों नहीं दिखाया जाता? और ऑफलाइन में ज्यादातर वही बच्चा आता है जो अपने आप को वीक समझता है। और उसमें से आप मैं आपको मिनिमम डाटा बताऊंगा, मिनिमम किसी भी कोचिंग में 200-200 या 300-300 ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं मैक्सिमम, और उसमें से भी 8-10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। 8-10 बच्चों का तो उसमें सीजीएल की बात कर रहा हूं। अगर मैं पुलिस की बात करूं या कांस्टेबल की बात करूं या जीडी की बात करूं, भाई इसमें से 50% का सिलेक्शन होता है। 50% का सिलेक्शन होता है ऑफलाइन में। इतना तगड़ा ऑफलाइन का खेल होता है। ऑफलाइन में बच्चे को डायरेक्ट उसकी गलतियां बताई जाती है, क्या गलत कर रहे हो तुम, कान खींचे जाते हैं। बच्चे को 4 बार चीज समझ में ना आए, वो पूछेगा, रटेगा नहीं भाई। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया और 10-10 क्वेश्चन एक साथ पूछते थे, और जवाब सोचो। यार एक बात समझो, ऑफलाइन में ऑनलाइन टीचर से आप कितने क्वेश्चन पूछने जा रहे हो, क्या पता सामने देख के पढ़ा रहा है। ऑफलाइन से कितने पूछने जाओ, वो सारे के सारे आपको बताएगा। दम है। ऑफलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं होता। चलो ध्यान से बात समझो। फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। एक सेकंड दो मुझे, मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा नहीं तो। एक सेकंड दो। हाँ बस। बोल रहा है एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं, PA PB। वृत्त के पर किसी बिंदु से एक तीसरी स्पर्श रेखा PA PB को क्रम से R और S पर प्रतिच्छेदित करती है। PA 10 है तो ट्रायंगल PRS का परिमाप आपको बताना है। समझना बड़े ध्यान से। दो, एक सर्कल। क्या भाई? मान लो ये आपका सर्कल है। हाँ, इस सर्कल में हमने क्या किया, 2 टेंजेंट खींची। 2 टेंजेंट खींची। एक मिनट।
ये दो टेंजेंट है। क्या है? बाह्य बिंदु P से, ये पॉइंट P है। व्हाट पर PA, ये PA है और ये PB है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वर्त पर बिंदु पर एक तीसरी स्पर्श रेखा खींचता है जो PA और PB को RS पर काटती है। तो ये तीसरी एक स्पर्श रेखा खींचती। क्या क्या हमने ये तीसरी एक स्पर्श रेखा खींच ली और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका R और ये हो गया S। आपसे बोला है कि जो PA है उसका मान 10 सेंटीमीटर है। ये जो PA है इसका मान 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे PRS ट्रायंगल PRS का परिमाप आपसे पूछा है। PRS का परिमाप पूछा है। अच्छा एक बात बताना बड़े ध्यान से, एक बात बताना। मैंने बोला क्या ये दोनों आपस में बराबर होगी? आप बोलोगे हाँ सर। अब बराबर होगी तो मान लो ये x है तो ये भी x है। फॉर एग्जाम्पल कहां तक? यहां तक। क्या ये भी आपस में बराबर होगी? क्यों? क्योंकि ये भी तो दो टेंजेंट है, इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने बोला ये y है तो ये भी y होगा। क्लियर बात? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ। मैंने आपसे बोला बड़े ध्यान से बात समझना। भाई मान लो ये हमारी m थी और ये हमारी n, ये हमारी यहां से यहां तक n और ये हमारी यहां से यहां तक n। तो इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो आएगा m प्लस एक्स और n प्लस वाई। यही आएगा ना, m प्लस एक्स और n प्लस वाई। अब आप बताओ क्या m प्लस एक्स 10 थी और n प्लस वाई भी 10 थी, तो क्या ये 20 हो जाएगा? तो पेरीमीटर उतना ही होगा। ये बात आप ध्यान रखना। अब आप इसको याद रखना, जितना आपकी एक टेंजेंट है उसको डबल कर दो उतना ही पेरीमीटर आएगा। तो सोचने वाली बात ही नहीं, मात्र 5 या 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है अगर आपने पढ़ा हुआ है तो। देखो ध्यान, बोला है ओ केंद्र वाला एक वर्क है, टू कोड्स है ए बी, वो क्रॉस ईच अदर एट ए राइट एंगल 90 डिग्री पे क्रॉस करती है। यदि केंद्र से ओ से ए बी जो जीवा है वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जबकि ओ से सी डी की जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वर्त की त्रिज्या आपको बतानी है। ठीक है, देखो ध्यान से। ये आपका एक सर्कल हो गया, इस सर्कल में दो आपकी कोण हो गई, इंटरसेक्ट कर दिया 90 डिग्री पे। मैंने क्या किया? मैंने ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया 90 डिग्री पे। भाई ये 90 डिग्री है। क्लियर है बात? ये हमारा क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, चलो। यहां पर इन्होंने क्या कर दिया? इंटरसेक्ट कर दिया और इसका सेंटर ओ है। मान लो ये इसका सेंटर है ओ। क्या है? एक कोण तो ए बी है, ये ए, ये बी। दूसरी कोण कौन सी है? सी और डी। ये समकोण पर काटती है। मान लो ई पॉइंट पर ये समकोण पर इंटरसेक्ट करती है। ये आपको दिया हुआ है। अब और क्या दिया है? बोल रहा है ओ केंद्र से ए बी की दूरी तो 3 है, ये डिस्टेंस आपकी 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। यस या नो? और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? ये डिस्टेंस आपकी 4, ये डिस्टेंस आपकी 4 है। ये 3 है और ये आपकी 4 है, ये भी परपेंडिकुलर होगी। अब आपसे जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि यहां पर आप वर्त की त्रिज्या बता दो, इस वर्त की रेडियस बता दो। रेडियस क्या होगी, इस बात को आपसे पूछ रहा है। कैसे बताओगे आप? इस बात को समझना। ठीक है, देखो ये तो यहां से अगर मान लो ऑप्शन भी कुछ ऐसे होते हैं, मान लो ये मैं बात करूं, ये तो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई ये 3, 5 और 7 हो जाते। ऐसा तो कहना गलत होगा, पॉसिबल ही नहीं है।
ठीक है भाई। देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं कि जिस सेंटर पर, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप इसको बता दो, तो आप बोलोगे ओ से इसकी डिस्टेंस बताई जा सकती है। कैसे बताई जा सकती है? ये एक पूरा का पूरा रेक्टेंगल बन रहा होगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 होगा। अब कंफ्यूजन ये है, यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट कहाँ है? ये पॉइंट कहाँ है? फिलहाल तो हमने कहाँ मान लिया? अंदर मान लिया। अगर हम इस पॉइंट को अंदर माने, तो आप सोचो इसकी जो लेंथ है, जो रेडियस है, वो ये 5 से बड़ी होगी, और 5 से बड़ी होगी तो आंसर 7 होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे 7 लगा देंगे, तो मैं बोलूंगा 7 नहीं लगाना है। 7 नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को अगर कर रहे हैं तो हम ऐसे करेंगे कि भाई हो सकता है ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपके सरकमफ्रेंस पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये आपका सेंटर होगा, सेंटर से ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 4। ये डिस्टेंस आपकी 3 है। तो अब यहां से इस लेंथ को बताया जा सकता है 5। तो अभी के लिए जो एसएससी ने इसका आंसर दे रखा था वो 5 दे रखा था। 5 दे रखा था, तो 5 हम इस आंसर को बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिलहाल के लिए इस डाटा से तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इस डाटा से बस हम इस डिस्टेंस को बता सकते हैं। 5 आ रही है, अगर हम इस फिगर में देखें तो आंसर आपका 5 से बड़ा होगा, और इसमें देखें तो ये 5 होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या सर यहाँ पर ए बी, बी और सी पॉइंट सेम हो गए, तभी परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्वेश्चन एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इसके आपको बोनस बोनस मार्क्स मिलने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर फिक्स आंसर नहीं था। अगर आपको आंसर बताना था, मान लो आपको आंसर बताना है या मानना ही है किसी को, तो फिर हम 5 ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंशन नहीं है कि ये इनसाइड है, आप कहीं भी मान सकते हो। हम तो यहाँ मानेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाए। नेक्स्ट देखो बड़े ध्यान से इस बात को समझो। बोला एक त्रिभुज एबीसी के भीतर ए बी सी भुजाओं वाला एक वर्त बना हुआ है। त्रिभुज ए का क्षेत्रफल इस वर्त की त्रिज्या क्या है? अब देखो ध्यान से, सबसे पहले एक त्रिभुज है एबीसी। एबीसी की भुजा क्या है? ए बी सी। ए बी सी, इसके अंदर एक वर्त बना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, तो वर्त की त्रिज्या बताओ। तो आप सभी जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर सर्कल बना हो तो उसकी रेडियस इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस होती है क्षेत्रफल, यानी कि डेल्टा अपॉन सेमी पैरामीटर। डेल्टा अपॉन सेमी पैरामीटर, यहाँ पे आपका जो क्षेत्रफल दिया है वो ए दिया है। सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा? सेमी पैरामीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और बाई 2। अब जो ये 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो आप बोलोगे 2a अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23, किसी त्रिभुज में अधिक कोण है, किसी त्रिभुज में अधिक कोण है, उसका परिकेंद्र कहाँ बनेगा? आप समझना, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ जो आपका, देखो वैसे तो आपको याद होना चाहिए, वैसे तो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो परिकेंद्र बनता है, जो उसकी सबसे बड़ी भुजा है, उसके बाहर की ओर बनता है ना? उसके बाहर की ओर बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप देखोगे एक अधिकोण त्रिभुज कुछ ऐसे बनाओगे। यस, आप बोलोगे हाँ सर, कुछ इसी प्रकार से हम एक अधिकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने क्या बनाया? अधिकोण त्रिभुज बनाया। क्यों? क्योंकि एक एंगल 90 से बड़ा होगा। ठीक है, परिकेंद्र कैसे बनता है ये बात हमें पता होना चाहिए। परिकेंद्र बनता है सर जब हम उसके वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे क्या करते हैं? सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड। हमने क्या किया यहाँ पर? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। हमने यहाँ पर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच साइड, हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया। बराबर भी है और परपेंडिकुलर भी बात है। हमने इसी प्रकार से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लिया।
ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए, ये बराबर भी होगा और ये 90 डिग्री भी होगा। जहां एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा होगा दो, वहीं से तीसरा गुजरेगा। तो इसका अधिकोण त्रिभुज का जो अधिकोण त्रिभुज का जो सरकम सर्कल बनेगा, उसका सरकम सेंटर यहाँ पे होगा। उसका सरकम सेंटर यहाँ पे होगा। यहां से आप देखोगे ये वाली डिस्टेंस कैपिटल आर कहलाएगी, ये वाली डिस्टेंस भी आपका कैपिटल आर कहलाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी आपका कैपिटल आर कहलाएगी। और इसको रेडियस मान के हम क्या कर सकते हैं, हम एक सर्कल खींच सकते हैं। तो आप बताओ कहां बना, कहां बना? अब ऑप्शन से देखो अपने, बोला ऑन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, नहीं, लॉन्गेस्ट साइड पे नहीं बना। ऑन द वर्टेक्स ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल के वर्टेक्स से बना, आप बोलोगे नहीं बना। इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आप बोलोगे नहीं बना। कहां बना? आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। आप ये भी बोल सकते थे आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, या बड़ी वाली भुजा के बाहर की ओर बना। ठीक है, अब बोल रहे हैं समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र किस बिंदु पर बनता है। अगर मैं आपको बोलूं ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, लंब केंद्र कब बनता है? वर्टेक्स से लंब डालते हैं अपोजिट साइड पे, तो यहीं डलेगा। इस वर्टेक्स से कहां डालेंगे? यहां डलेगा। तो जहां 90 डिग्री होती है वहां पर लंब केंद्र बनता है। कहां बनता है? जहां पर 90 डिग्री होता है वहां पर लंब केंद्र बनता है, ऑर्थो सेंटर बनता है। At the point of the hypotenuse, no. At the vertex of the right angle, yes. Option number B correct answer. एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम है, उसका लंब केंद्र कहां बनेगा? इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ द ट्रायंगल। भाई मान लो हमने ये बनाया, एक ट्रायंगल बनाया जिसके सारे कोण 90 डिग्री से कम है, इसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसी प्रकार से इसकी अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया, इसी से इसी की अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया। तो कहां बना, कहां बना ऑर्थो सेंटर? आप बोलोगे इनसाइड। ऑर्थो सेंटर कहां बना? इनसाइड। दो समरूप षष्ठभुजों का परिमाप 5:7 है। समरूप है ना, समरूप, भुजाओं का अनुपात और परिमाप का अनुपात सेम होता है। क्षेत्रफल का अनुपात इसके वर्ग के अनुपात में होता है। अगर छोटे का क्षेत्रफल 25 है तो सोचो, इसका वर्ग आप बोलोगे 25 और इसका वर्ग आप बोलोगे 49। तो इस अनुपात में क्षेत्रफल होना चाहिए था, लेकिन छोटे का 25 का 3 गुना है मेरे भाई, 75। तो बड़े का भी 49 का 3 गुना होना चाहिए, 147। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला एक वर्त में बिंदु पी क्यू आर एस परिधि पर इस प्रकार है कि जो जीवाई है एक तो पी आर है और एक ओ एस है, प्रतिच्छेदित करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेदित। मान लो ये हमने क्या किया, एक सर्कल बना लिया। जो एक जीवा है पी आर एस और एक है क्यू एस। ये पी आर और ये क्यू एस, ये प्रतिच्छेदित करती है। कहां करती है प्रतिच्छेदित? मान लो कोई बिंदु दिया है, आप बोलोगे नहीं दिया, मान लो ये ओ पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि एंगल आर पी ओ, अच्छा आर पी क्यू, आर पी क्यू कैसे बनेगा रे? पी आर और ओ एस, आर पी क्यू, अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। आर पी क्यू और जी आर एस क्यू, आर एस क्यू, दोनों एक ही चाप आर क्यू पर अंतरित है। तो यहां पर आपको आर पी क्यू का मान दिया है 50,
और आपसे आरपीएस का मान पूछा है तो 50। आप समझना ध्यान से एक बात को, अगर हम एक ही कोड पर, ये हमारी एक कोड है, इस कोड पर वर्त के एक ही ओर कितने भी एंगल बनाए, कितने भी एंगल बनाए, सारे 50-50 डिग्री के बनेंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर एक और बना दूं तो ये भी 50 का बनेगा, सारे बराबर बनेंगे, 50 नहीं, सारे बराबर बनेंगे। तो ये भी एक क्या बनेगा, 50 का बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं आंसर बता सकता हूँ, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है। अगर मान लो वो बोल देता है यहाँ पे एक पॉइंट है दूसरी साइड में, मैं आपसे ये बोल देता ये कितना होगा, तो ये हो जाता 130। कितना, 130 क्यों हो जाता, क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन जाता और आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाता, 180 हो जाता, तो ये बन जाता 130। पी आर, आर पी क्यू, सही है। नेक्स्ट देखो, दो पूरक कोण, दो पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, सम 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सम 90 डिग्री होना चाहिए। एक दूसरे कोण की माप के 3 गुना से 10 डिग्री अधिक है। मान लो, ध्यान से बात समझना, बोल रहा है कि एक कोण दूसरे कोण की माप के 3 गुने से 10 डिग्री अधिक है। मान लो सेकंड कोण x है, सेकंड। तो आप ये बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट क्या होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके 3 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है, 10 डिग्री ज्यादा है। अगर आपका सेकंड कोण x है तो जो फर्स्ट वाला है दूसरे की माप के 3 गुने से 10 डिग्री अधिक है। तो आप ये बताओ, क्या मैं आपको बोल सकता हूं 3x प्लस 10 प्लस x बराबर 90 होगा, 4x बराबर 80 होगा और x बराबर 20 होगा। बस आपसे यही पूछ रहा था छोटे वाला कोण कितना है, तो आप बोल सकते हो छोटे वाला कोण 20 डिग्री है। कितने डिग्री है, 20 डिग्री। बड़े वाला कितना है, बड़े वाला 70 डिग्री है। ठीक है भाई, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज एबीसी है, ये हमारा एबीसी है, ए, ये बी और ये मेरा भाई सी। यहां से बी और सी के एंगल बाइसेक्टर, क्या, एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका सी का एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को बिंदु, किस बिंदु पर, बिंदु आई पर, आई बिंदु पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो वर्टेक्स के एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करे तो इसको हम इन सेंटर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सेंटर, इन सेंटर, अंतः केंद्र भी बोलेंगे। तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता था एग्जामिनर कि जो ये आई है ये अंतः केंद्र है। अब आपको याद रखना है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे भाई ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है, 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है। अब आपको बी आई सी की मान दिया है, तो बी आई सी क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2, यही तो होगा ये। अगर ये ए है तो ये 90 प्लस ए बाई 2 बराबर 110। तो बताओ ए बाई 2 बराबर 20, एंगल ए बराबर 40। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यही टोटल 30 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। ज्योमेट्री बहुत बड़ी है, मैं आपको फिर बोलता हूँ मात्र 10% पूछा गया था, बहुत आसान सी ज्योमेट्री आई थी। तो आपको अगर चीजें अच्छी लग रही है तो आपको बताना है, कमेंट करके बताना है आपको और कौन कौन से पेपर चाहिए। और एक बात और ध्यान रखनी है, जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं उसको आप तभी कर सकते हो जब आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आ रहा हो, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो, जब आपने प्रैक्टिस की हो। किसी के कहने से आप नहीं कर सकते, किसी के करके दिखाने से आप नहीं कर सकते। आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, मैंने 3 पेपर आप करके दिखा रखे,
समय उनमें लग रहा है, मैंने सारी चीज एक्सप्लेन कर रखी है, तो आपको पता चलेगा उन एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से कि लास्ट में चीजें छोटी करके आसानी से किया जा सकता था। कमेंट करके जरूर बताना है कैसी वीडियो लगी, और ये जरूर बताना है आपको हर बच्चे को जो बच्चा वीडियो देख रहा है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।